देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है ये परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली का कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी नंबर ऑफ सेलर बहुत सारे होते हैं और इंडिविजुअल सेलर जो है मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और उसी तरह जो मोनोपोली है क्योंकि हर एक फर्म के पास जो है उसकी अपनी मार्केट है, प्रोटेक्टेड मार्केट है, अपना प्रोडक्ट है और नेचुरली उसका जो डिमांड कब है नेगेटिवली है। और ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। और यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जब भी हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन जो है इसका सिग्निफिकेंट फीचर है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन के अंदर क्या होता है, देखो जैसे परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, मोनोपोली के अंदर तो सिंगल सेलर होता है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और वो जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, तो ये देखो एक दूसरे के बड़े ही क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का अर्थ होता है कि जैसे हर एक प्रोड्यूसर की ये इच्छा होती है कि मेरा प्रोडक्ट जो है दूसरे से डिफरेंट है, तो वो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन के द्वारा बताता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है दूसरे प्रोडक्ट से किस तरह से डिफरेंट है। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक खास फीचर है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक डेफिनेशन है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है एक मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सेलर्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट जो होते हैं उनको सेल करते हैं। और उसी तरह लेफ्ट विच जो है डिफाइन करते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर टू दैट मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर आर मैनी ऑफ सेलर्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, परंतु हर एक प्रोडक्ट जो होता है दूसरे से डिफरेंट होता है, उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये एक इम्परफेक्ट कंपटीशन का जो है पार्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसके क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं लेकिन उनका नंबर जो होता है स्मॉल होता है, तो वो टोटल आउटपुट को मेजर पार्ट जो है कंट्रोल नहीं करते। लेकिन उनकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है, जो आउटपुट पॉलिसी है, वो इंडिपेंडेंट होती है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसका जो खास फीचर है दैट इज़ द प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, जहाँ पे बायर जो है डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है दूसरी कंपनी का है। और ये इस वजह से होता है, शेप की वजह से, कलर की वजह से, पैकिंग की वजह से, साइज़ की वजह से। देखो जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है ये रियल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। आर्टिफिशियल का अर्थ होता है कि जब प्रोडक्ट के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं होता लेकिन पैकेजिंग के द्वारा हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। और प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन जो होती है ट्रेडमार्क, जैसे पेप्सी एंड कोका कोला है, तो देखो इन दोनों के जो ट्रेडमार्क है अलग से रजिस्टर्ड हैं। इनकी नेम, डिज़ाइन, पैकिंग, कलर, फ्रेगरेंस, खुशबू और के द्वारा जो है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की जा सकती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी फर्म बड़ी आसानी के साथ एंटर कर सकती है और छोड़ के जा सकती है। और यहाँ पे देखो जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो क्या होता था कि लोगों को परफेक्ट नॉलेज होती थी और वहाँ पे हमें एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये एक इम्परफेक्ट मार्केट होती है, लोगों को यहाँ पे कुछ भी पता नहीं होता, तो यहाँ पे पैसा स्पेंड किया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, सेलिंग कॉस्ट के ऊपर जो है पैसा खर्च किया जाता है। और हर एक फर्म की जो है इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी होती है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो उनकी मोबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। और उसी तरह मार्केट कंडीशन के बारे में ना सेलर को पता होता है ना बायर को पता होता है। और उसी तरह देखो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे क्या होता है कि प्राइसेस को रिड्यूस नहीं किया जाता, प्राइसेस को नहीं छेड़ा जाता। इनफैक्ट क्या होता है कि नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। जैसे मान लो मेरे प्रोडक्ट ए है, उसकी प्राइस भी 10 है, जो दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर है उसका प्राइस भी 10 है, तो मैं अपने प्रोडक्ट के साथ क्या है कि कोई जैसे जार दे देता हूँ या स्पून दे देता हूँ या कोई कूपन दे देता हूँ, तो ये नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। और ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन के द्वारा वो अपने कस्टमर को विन करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे प्राइसेस को रिड्यूस नहीं किया जाता लेकिन एडिशनल फ्री गिफ्ट वगैरह जो होते हैं उसके साथ में दे दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि देखो इसकी जो शेप्स होती हैं, जो इसका भी जो डिमांड कर्व होता है वो नीचे की तरफ झुका होता है। जैसे मोनोपोली के अंदर भी नीचे होता है बट इसके अंदर ये थोड़ा सा बाहर की
तरफ होता है क्योंकि ये मोर इलास्टिक होता है और मोनोपोली के अंदर लेस इलास्टिक होता है। AR जो है उसके नीचे MR होता है। जैसे ज़्यादा यूनिट सेल करनी है तो हमें प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी। और उसी तरह जो एवरेज कॉस्ट होती है ये पहले फॉल करती है, फिर उसके बाद मिनिमम पॉइंट तक पहुँचती है, फिर उसके बाद इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इनकी शेप जो होती है वो यू शेप होती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो एक फ़र्म है उसका किस तरह से जो है वो प्राइस एंड आउटपुट जो है डिटर्मिन करती है। देखो यहाँ पे जो फ़र्म होती है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर उतना ही प्रोड्यूस करती है जहाँ पे उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल होती है, और MC जो है MR को नीचे से कट करता है। तो ये उसका इक्विलिब्रियम, जहाँ पे MC MR को कट करता है वो उसका इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है। तो बहुत सारी फर्म होती है जो कि कमोडिटी को प्रोड्यूस करती हैं, और एग्रीगेट ऑफ सच फर्म जो होती है ग्रुप की बात होती है। और जब भी हम मोनोपोलिस्टिक के अंदर इक्विलिब्रियम देखते हैं तो फर्म का इक्विलिब्रियम भी देखते हैं, ग्रुप का इक्विलिब्रियम भी देखते हैं। लेकिन इस मेरे लेक्चर के अंदर जो है हम फर्म का शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जो है उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्म का इक्विलिब्रियम है उसको हम शॉर्ट पीरियड के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड के अंदर भी। शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है कि जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और कुछ फैक्टर जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड को हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना तो हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं। और शॉर्ट पीरियड के अंदर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वहाँ पे फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, मिनिमम लॉसेस हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर फर्स्ट सिचुएशन जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो फर्म है यहाँ पे देखो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में यहाँ पे MC जो है MR के बराबर है, E बिंदु पे कट करती है। तो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो ये है हमारा, यहाँ पे हमने आउटपुट लेना है, यहाँ पे हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट लेना है। तो ये हमारा AR है और ये हमारा MR है। तो ये हमारी जो है एवरेज कॉस्ट है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो है, यहाँ पे देखो ये MC है और ये इसको इस बिंदु पे कट कर रही है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने कर लेना है। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है कॉस्ट है और ये वाला हिस्सा जो है प्राइस है। तो इतना पोर्शन जो है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ये वाला हिस्सा जो है देखो, क्योंकि हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है उत्पन्न होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या है कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि MC जो है MR के इक्वल है, MC MR को नीचे से कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस और AC जो है एक दूसरे के बराबर है। तो इसको भी हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये है इस तरह से, और देखो इसको थोड़ा सा हमने जो है मैनिपुलेटेड वे से जो है ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा आ जाता है कि नॉर्मल प्रॉफिट के इक्वल है। और उसी तरह हम देखते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर मिनिमम लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्राइस है उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है, और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वही है जहाँ पे MC MR है और MC MR को नीचे से कट करता है। क्योंकि देखो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि फर्म जो है अगर वो नहीं प्रोड्यूस करती तो उसको फिक्स कॉस्ट जितना लॉस होता है, तो वो तब तक प्रोड्यूस करती है जब तक उसकी प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है या उसकी इक्वल है। तो यहाँ पे उसकी इक्वल है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो लॉस है वो मिनिमाइज्ड है। तो उसी तरह क्योंकि यहाँ पे जो उसकी एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है। अब हम देखते हैं लॉन्ग रन के अंदर। देखो जो लॉन्ग रन पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, और जो फर्म है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है जितना चाहे जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती है। यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली देखो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो कैपेसिटी जितनी भी है, देखो लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि हम सारे फैक्टर वेरिएबल्स होते हैं, तो जितनी डिमांड है उसके मुताबिक हम सारे वेरिएबल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कोई भी फर्म जो है एंटर कर सकती है, कोई भी फर्म जो है छोड़ सकती है। और इसके अंदर भी जो कंडीशन होती है कि MR जो होता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, और MC जो होता है MR को नीचे से कट करता है। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर जो फर्म होता है उसको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि देखो अगर फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है तो बहुत सारी फर्म जो है उसको
को देख के आ जाती है कि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो सप्लाई बढ़ जाती है जिसकी वजह से कीमतें कम हो जाती हैं। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जब लॉसेस होता है तो बहुत सारी फर्म छोड़ के चली जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर क्या है कि जो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है, वहाँ पे क्या है कि लॉन्ग रन के अंदर फर्म जो है उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। लॉन्ग रन के अंदर जो एमसी होती है एमआर के बराबर होती है और प्राइस जो होती है एलओसी के इक्वल होती है, बट यह एलएमसी से जो है ज़्यादा होती है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इसका इक्विलिब्रियम है, देखो यहाँ पे जो एलएमसी है वो एमआर के बराबर है और यहाँ पे जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर है और एलएमसी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि देखो ये जो है इसका मिनिमम बिंदु है, तो यहाँ पे जो है ऑप्टिमम प्रोडक्शन थी बट ये पहले ही हो जाती है, तो ये जो है एक्सेस कैपेसिटी है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर जो बेसिकली क्या होता है कि जो फर्म होती है उसकी एक्सेस कैपेसिटी होती है, ऑप्टिमम लेवल पे जो है प्रोडक्शन नहीं होती। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है मिनिमम नहीं होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और ना ही इसकी प्रोडक्शन जो होती है ऑप्टिमम होती है। जैसे मैंने आपको बताया ऑप्टिमम देखो तभी होती है कि जब हम देखो ये जो है एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये जो है इसका मिनिमम बिंदु है, तो यहाँ पे जब एमसी इस तरह से क्रॉस करता है तो ये इसका जो होता है ऑप्टिमम आउटपुट होता है। बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है पहले ही इससे पहले ही आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इस डायग्राम के अंदर देखो यहाँ पे क्या है कि ये ऑप्टिमम आउटपुट है लेकिन वो पहले ही स्टॉप कर देती है। तो इसका मतलब है कि ऑप्टिमम आउटपुट जो है यहाँ पे होता, लेकिन अब नहीं, यहाँ आउटपुट जो है यहाँ पे है तो ये ऑप्टिमम नहीं है। और साथ में भी क्या है कि मोनोपोलिस्टिक के अंदर जो है एक्सेस कैपेसिटी होती है। और देखो जो प्रोफेसर लिप्सी कहते हैं कि इसको एक्सेस कैपेसिटी होती है, और इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो लॉन्ग रन है उसके अंदर जो फर्म होती है उसको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है और प्राइस जो होती है परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में ज़्यादा होती है, लेकिन जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑप्टिमम से कम होता है, क्योंकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसके अंदर एक्सेस कैपेसिटी होती है।